गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में। थ्योरी के बाद अब बारी है अपनी स्किल दिखाने की। मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल हॉल में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, आप फर्स्ट एड के बारे में क्या जानते हो, तो आपको उसका आंसर देना है कि प्राथमिक चिकित्सा के जो है मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं सर। पहला होता है पेशेंट का जान बचाना, दूसरा होता है स्थिति को बिगड़ने से रोकना और तीसरा होता है सुधार को बढ़ावा देना। उसके बाद बताना है कि एबीसी का इसमें रूल को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट एड में एबीसी के रूल के फॉलो किया जाता है, या फिर आपको अलग से भी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ एबीसी, तो आपको बताना है कि A4 होता है एयरवे, B4 होता है ब्रीथिंग, C4 होता है सर्कुलेशन। तो A4 एयरवे में बताना है कि इसमें श्वसन मार्ग होता है और श्वसन मार्ग को चेक करना होता है कि सांस की नली साफ है या नहीं। B4 ब्रेथिंग में देखना है सांस लेना, यानी कि मरीज को देखना है कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। तीसरा C4 सर्कुलेशन में देखना है कि पल्स, यानी कि पल्स रेट चेक करना है, उससे पता चलता है कि दिल धड़क रहा है या नहीं। समझ में आ गया एबीसी का रूल। अब है सीपीआर के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहले आपको सीपीआर का फुल फॉर्म बता देना है, कार्डियोपुल्मोनरी रिसससिटेशन, ठीक है। उसके बाद सीपीआर में ये भी बताना है कि जब सांस और दिल दोनों बंद हो तब 30 बार छाती को दबाया जाता है। जब सांस और दिल दोनों बंद होगा तब 30 बार छाती को दबाया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है और 2 बार मुंह से रेस्क्यू ब्रेथ्स दी जाती है। उस रेस्क्यू ब्रेथ्स की अनुपात कितनी होती है, तो 30:2 होती है। कितनी होती है, 30:2 होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सीपीआर का अनुपात कितना होता है, तो 30:2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है फर्स्ट एड में कि ब्लीडिंग रोकना है। ब्लीडिंग कैसे रोकेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि खून बहने पर घाव को साफ कपड़े से सीधे दबा कर रखना, डायरेक्ट प्रेशर, और घाव वाले हिस्से को दिल के स्तर से ऊपर उठाना है। जहाँ घाव वाला जो स्थान होता है उसको दिल के स्तर से उस हिस्से को जो है दिल के स्तर से ऊपर उठाना है। उसके बाद फ्रैक्चर वाले जो पेशेंट रहेगा उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे, तो टूटे हुए हिस्सों को जो बिल्कुल नहीं हिलाना है, उसे सहारा देने के लिए स्प्लिंट और त्रिकोणीय पट्टी यानी कि ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब है बर्न। जैसे बर्न पेशेंट आया, बर्न पेशेंट का आप तुरंत डॉक्टर आने से पहले कैसे इलाज करोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वाइवा में। तो जैसे आपके पास तुरंत आपके पास जो है जला हुआ पेशेंट आया, तो उस टाइम क्या करना है कि जले हुए हिस्से पर तुरंत 10 से 15 मिनट तक ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी डालना है 10 से 15 मिनट तक, लेकिन कभी भी बर्फ़, घी या मंजन ये सब का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, बर्फ़, घी, मंजन का। लेकिन जले हुए हिस्से पर 10-15 मिनट तक आप ठंडा पानी डाल सकते हैं, बर्फ़ का उपयोग बिल्कुल ना करें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, क्योंकि एक एएनएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के समय कौन कौन सा टीका दिया जाता है, तो आपको बताना है कि जन्म के समय दिए जाने वाले टीके जो होते हैं वो होते हैं बीसीजी क्यों दिया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए दिया जाता है। तो बीसीजी का आपसे रूट पूछेगा और डोज पूछेगा। तो बीसीजी का जो डोज होता है वो होता है 0.05 ml और रूट होता है इंट्राडर्मल, जो कि स्किन में दिया जाता है। समझ में आ गया। दूसरा आपको बताना है कि ओपी भी दिया जाता है, तो ओपी भी 0 डोज दिया जाता है। कितने डोज दिया जाता है, 0 डोज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ओपी भी, तो पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है। ओपी भी डोज क्यों दिया जाता है,
पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है। पोलियो से बचाव के लिए दिया जाता है, लेकिन कितना दिया जाता है? 2 बूंद दिया जाता है। और किस रूट से दिया जाता है? तो ओरल दिया जाता है, मुंह से। ठीक है, अब उसके बाद है BCG दे दिए, OPV दे दिए, उसके बाद हेपेटाइटिस देना है। तो हेपेटाइटिस का डोज क्या होता है? तो हेपेटाइटिस B का डोज होता है। हेपेटाइटिस B इसलिए दिया जाता है कि लीवर इन्फेक्शन से बचाव हो सके। हेपेटाइटिस B का डोज कितना होता है? तो हेपेटाइटिस B का डोज होता है 0.5 ml और रूट होता है IM, जो कि मांसपेशी में दिया जाता है। कब कब दिया जाता है हेपेटाइटिस B? तो बच्चे के जन्म के बाद दिया जाता है तुरंत, उसके बाद 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर दिया जाता है। उसके बाद जो है पेंटावायलेंट भी लगाया जाता है। तो पेंटावायलेंट जो है 5 बीमारी से बचाता है। पेंटावायलेंट कितने बीमारियों से बचाता है? 5 बीमारी से। पहला होता है डिप्थीरिया, दूसरा होता है परटूटिस, काली खांसी जिसको बोलते हैं, तीसरा टेटनस, चौथा हेपेटाइटिस B और HIV। तो पेंटावायलेंट की डोज कितनी होती है? पेंटावायलेंट की डोज जो है 0.5 ml होती है। रूट क्या होता है? तो IM होता है। OPV 1, 2, 3 पोलियो की खुराक हमेशा 2 बूंद रहेगी। OPV की खुराक हमेशा 2 बूंद रहेगी। उसके बाद रोटावायरस वैक्सीन जो है दस्त से बचाने के लिए, डायरिया से बचाने के लिए दिया जाता है। रोटावायरस वैक्सीन का डोज होता है 5 बूंद और रूट होता है ओरल। अब FIV यानी कि फ्रैक्शनल IPV क्यों दिया जाता है? तो पोलियो का ये एक इंजेक्शन है। इसका डोज होता है 0.1 ml और रूट होता है इंट्राडर्मल। रूट कौन सा होता है FIV का? तो इंट्राडर्मल होता है। अब 9th मंथ पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो MR का वैक्सीन लगाया जाता है 9th मंथ पर। वो कौन सा वैक्सीन होता है? MR का फुल फॉर्म हो जाएगा मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स और रूबेला क्यों दिया जाता है? तो ताकि बच्चे को खसरा और रूबेला बीमारी से बचाव हो सके। तो MR का जो डोज होता है वो होता है 0.5 ml और रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस होता है, जो कि त्वचा से नीचे दिया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन A की। तो विटामिन A की पहली खुराक कब दी जाती है और क्यों दी जाती है? तो विटामिन A की खुराक जो है रतौंधी से बचाव के लिए दिया जाता है और इसका डोज होता है 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और रूट होता है ओरल। ठीक है, विटामिन A का रूट क्या है? ओरल है। अब कोल्ड चेन के बारे में आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड चेन, या फिर आप कोल्ड चेन के बारे में क्या समझते हैं? तो आपको बताना है कि टीकों को सुरक्षित रखने के लिए +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। टीकों को ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियर और आइस पैक का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड चेन में टीकों को सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। और टीके को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वैक्सीन कैरियर और आइस पैक का किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है भाइवा में। तो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा ANM का फुल फॉर्म क्या होता है। ANM का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है। उसके बाद है BCG का आपको फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटे गुएरिन। उसके बाद DPT का पूछा जाएगा। तो DPT का फुल फॉर्म हो जाता है डिप्थेरिया, परटूटिस और टेटनस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अब क्या है। अब है OPV का फुल फॉर्म, IPV का फुल फॉर्म। तो OPV का फुल फॉर्म हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV का क्या हो जाएगा? तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। उसके बाद है CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPR का फुल फॉर्म हो जाएगा कार्डियोपुल्मोनरी रिसससिटेशन। ठीक है, उसके बाद ANC का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटीनेटल केयर। उसके बाद पूछा जाता है PNC, एकदम इजी है, आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। PNC का फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट नेटल केयर। ठीक है,
अब यहाँ पे ORS का फुल फॉर्म है, तो ORS का फुल फॉर्म हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, या आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। उसके बाद IM का फुल फॉर्म तो इंट्रामस्कुलर, IB का इंट्रावेनस, ID का इंट्राडर्मल और SC का सबक्यूटेनियस। ये इंजेक्शन के मार्ग होते हैं। अब उसके बाद पूछा जाएगा कि TT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेटनस टॉक्साइड। TT का फुल फॉर्म क्या होता है, टेटनस टॉक्साइड। उसके बाद AFI का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो AFI का फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ है CHG। CHG का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, ठीक है, क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। उसके बाद महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के नाम और उपयोग। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के आपसे नेम पूछे जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा और आपको उसका नाम बताना है और ये भी बताना है कि उसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप का पिक्चर दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेथोस्कोप, ये है स्टेथोस्कोप, ये आप लोगों ने देखा है हॉस्पिटल में। तो ये स्टेथोस्कोप का आपको फिगर दिखाया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या काम है स्टेथोस्कोप का। तो स्टेथोस्कोप का काम होता है कि दिल की धड़कन और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, तो दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टेथोस्कोप है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर का क्या कार्य होता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का कार्य होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि BP, रक्तचाप नापने वाली मशीन होती है। तो अगर ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया जाए तो आप समझ जाइएगा ये स्फिग्नोमैनोमीटर है। आप लोग ने यूज भी किया होगा, BP वगैरह चेकअप करते होंगे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सबको पता होगा। तो थर्मामीटर का फंक्शन क्या होता है कि शरीर का तापमान, बुखार नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थर्मामीटर का फिगर दिया गया है। अब नेक्स्ट है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप को आपको दे दिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट और पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको बताना है फीटोस्कोप गर्भवती महिला के पेट पर रख के गर्भ में पल रहे बच्चे की दिल की धड़कन सुनने के लिए फीटोस्कोप का यूज किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीटोस्कोप को, यही है आपका फीटोस्कोप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट किडनी ट्रे। किडनी ट्रे का क्या फंक्शन होता है, तो किडनी ट्रे का जो फंक्शन होता है वो होता है मेडिकल का जो कचरा होता है वो किडनी ट्रे में डालते हैं। जैसे गंदे गॉज पीस या इस्तेमाल की गई सिरिंज रखने के लिए, या गुर्दे के आकार का बर्तन, यानी कि किडनी के आकार का बर्तन होता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे को आप देख सकते हैं कि यह है किडनी ट्रे, जो कि किडनी के साइज का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टरी फोर्सेस, एक आर्टरी फोर्सेस आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा पहचानने के लिए कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है देन, और इसका फंक्शन क्या है। तो आर्टरी फोर्सेस का वर्क होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, खून की नसों को दबाने या पकड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। इसका नोक आप देख सकते हो, ये है आर्टरी फोर्सेस। अब देखेंगे यहाँ पे डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। डिसेक्टिंग फोर्सेस का क्या काम होता है, तो डिसेक्टिंग फोर्सेस का काम होता है ड्रेसिंग करते समय टिश्यू या गॉज पीस को पकड़ने के लिए, दांतेदार और बिना दांतेदार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सर्जिकल सीजर्स। सर्जिकल सीजर्स सबको पता होगा। सर्जिकल सीजर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है बैंडेज या फिर गॉज पीस या टाके काटने वाली कैंची होती है। इसका काम क्या होता है, पट्टी को काटना, गॉज पीस को काटना, टाँके को काटना, ये सभी कार्य किसका होता है, सर्जिकल सीजर का होता है। ये देख रहे हैं आप सर्जिकल सीजर को। अब नेक्स्ट है यहाँ पे
चीटल फोर्सेप्स। ये नेक्स्ट क्या है, चीटल फोर्सेप्स। चीटल फोर्सेप्स का क्या यूज करते हैं, तो चीटल फोर्सेप्स को जो है उबले हुए या स्टरलाइज्ड बर्तनों और सामानों को उठाने के लिए इसे हमेशा एंटीसेप्टिक लोशन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, ये बर्तन और सामान को उठाने के लिए यूज में आता है चीटल फोर्सेप। ये आप देख सकते हैं चीटल फोर्सेप्स को। तो आज हम लोगों ने इतना चीज़ें पढ़ा और बाकी हम कल से कंटिन्यू जो है प्रैक्टिकल के क्लास के बारे में आपको बताएंगे और भी नए नए क्वेश्चन बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना देखें तो इतना काफ़ी है। कल जिनका भी प्रैक्टिकल होगा उनके लिए ऑल द बेस्ट, और इतना क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। बाकी लगेगा कि और क्वेश्चन ज़रूरी है तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, इसीलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।